क्या मौर्य साधु नहीं होता? क्या ब्राह्मण ही साधु होता है? सम्राट बृहद मौर्य के बाद मौर्य वंश को खत्म कर दिया गया, बौद्धों के कत्लेआम हुए। आज उसी वंश का एक अंश है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये ना भूलें कि वो सम्राट चंडास, जिसे चंडाल अशोक कहा गया था, ये उन्हीं के वंशज हैं। आपने लोगों को नीच और अछूत बनाकर रखा। आप इंसानों को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत के अंदर जो क्रिश्चियनिटी इतनी बड़ी प्रबलता हो गई, कहाँ से हुई है? हिंदू कम्युनिटी में से टूट के गए वो लोग। क्यों गए हैं? इन्हीं वजह से टूट के गए हैं कि आप अपने आप में श्रेष्ठ बने रहे। आप आज भी 21वीं सदी जैसी जगह पर, समय पर, जो लोग चांद पर जा चुके हैं, अपनी दुनिया बसाने की शुरुआत कर रहे हैं, आप भारत में इतने महान देश के अंदर, जिसकी इतनी महान संस्कृति है, वहां पर कुप्रथाओं को आज भी ढो रहे हैं अपने सर पर लेकर। जब अखिलेश भैया की सरकार थी तब तो श्रवण बने रहे अखिलेश यादव जी, लेकिन जब गौमूत्र से सचिवालय का शुद्धिकरण हुआ तो उन्हें होश आया कि मैं अगड़ा नहीं, मैं पिछड़ा हूँ। उन्हें टोटी चोर जैसी उपाधियां दी गई। मुकेश जी बताएंगे, कल एक प्रकरण हुआ है लखनऊ के अंदर, एक महंत और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हाथापाई हुई है और अब उसको लेकर काफ़ी चर्चाएं गर्म हैं लखनऊ के अंदर। क्या कहेंगे इस तरह का मामला? और क्योंकि रामचरितमानस को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ था और उसको ही लेकर ये पूरा मामला बना है। दरअसल में सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय करूँगा, नमस्कार करूँगा। मैं बताता हूँ दरअसल में क्या है कि कुछ लोग अव्यवस्था फैलानी चाहते हैं। जब इस महंत ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जवान काटने पर 21 लाख रुपए का इनाम रखा था, जब इन्होंने ये घोषणा की थी तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर इन्हें जेल में डाल देना चाहिए था। ये भारतीय संविधान के खिलाफ था और ये उन्होंने ये भी कहा, अपनी उम्र भी बताई और उन्होंने ये भी बताया कि मैं 300 के करीब, कुछ एक संख्या उन्होंने बोली कि इतने मर्डर कर चुका हूँ। तो ये तो मतलब आतंक है खुला। स्वामी प्रसाद मौर्य जो विपक्ष के नेता हैं विधान परिषद के अंदर, और मैं मीडिया के ऊपर बड़ा क्वेश्चन लगता है यहाँ पर कि मीडिया कर्मचारी किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। रूबी क्या लियाकत एक बड़ी सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले बाबा के साथ अपना फोटो ट्विटर पे पोस्ट किया और उसमें लिखा स्वामी प्रसाद मौर्य को टैग कर कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाबा से डर गए। उन्होंने कहा कि या तो बाबा को पहले वहाँ से हटाओ तब मैं आऊँगा। तो ये साजिश ही कह सकते हैं कि रूबिका लियाकत ने बाबा के महंत के साथ में मिलकर ये साजिश रची थी मौर्य साहब के खिलाफ। मौर्य साहब को मंच पर पहुँचते ही उन्होंने पूछा कि आपकी जर्नी कैसी रही, आपका सफ़र कैसा रहा, आप ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लेटर पढ़ा तो ये संदेह नज़र आता है कि शायद उन्होंने रास्ते में भी उनकी प्लानिंग करी थी उन पे हमला करने की, वो चूक गए। वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इस बात का शुक्र है कि वो सुरक्षित हैं। और ये सब तो प्रकरण आपके सामने ही है, किस तरीके से एक होटल के अंदर, जो इतना सुरक्षित होटल है, उसके अंदर उनके ऊपर हमला करने की साजिश की गई। मैं तो कहता हूँ भारतीय संविधान के ऊपर कुठाराघात है, स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर नहीं, ये संविधान के ऊपर कुठाराघात है और ये संविधान की तरफ हमला देखना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से अब का उसके बाद बयान आया है, अब महंत कह रहे हैं कि मेरे साथ ही मारपीट की गई है, मुझे ही पीटा गया है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया कि पहले शुरुआत इन्होंने की थी और बाद में जो है अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तो इसका मतलब पिटाई तो देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, जब ये दबंग अपने आप में ये मैं स्वीकार कर ले कि मुझे पीटा गया है, तो इसका मतलब वो समाज में असमंजस फैलाना चाहता था। वो चाहता था कि रामचरितमानस के ऊपर जो टिप्पणी उन्होंने की है, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए उन्होंने जो बोला है, उन्होंने रामचरितमानस का अपमान समझ लिया इसे। मैं मानता हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि अपमानित शब्दों को रामचरितमानस से हटाकर और उनमें एक खूबसूरत और बेहतरीन शब्दों को डालने के लिए कहा है। ये समझ की फ़र्क है। जब आप गौमूत्र का सेवन करेंगे, गोबर को दवाई की तरह इस्तेमाल करेंगे, तो दिमाग में तो गोबर ही होगा ना, आप सही कहाँ सोच पाएंगे।
आपकी लेकिन बुद्धि वो काम कहते कहाँ हैं, करेगी? लेकिन वो महंत कहते हैं कि आप पढ़ते क्यों हो इन ग्रंथों को, क्यों आपसे किसने कहा पढ़ने के लिए जब मानते नहीं हो आप तो? आपने कॉपीराइट करा रखा है तो आप सीमित रखें ना, बाजार से हटा दें इसे। आप बाजार से हटा देना, आम आदमी पढ़ ही नहीं पाएगा। जब पढ़ नहीं पाएगा तो इस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। आप खत्म कर दें बाजार से इस सामग्री को, पाठ्यक्रम को हटा दें। क्यों चर्चा करते हैं इस पर? मोहन भागवत कह रहे हैं कि पंडितों ने किया है सब। देखिए मैं बता देता हूँ, मोहन भागवत, मेरा एक इंटरव्यू आपसे पहले और था, मैंने उसमें अपनी बात स्पष्ट की है। वो अपने पूर्वजों के द्वारा जो जाति व्यवस्था थोपी गई थी, भारत को तोड़ा गया था, उस पर बड़े शर्मिंदा हैं और वो चाहते हैं कि समाज उन्हें माफ़ कर दे और वो दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। भागवत जी इसी तरीके के बयान उन्होंने दिए, लेकिन स्पष्ट नहीं किया। वो स्पष्ट नहीं कह पाए कि मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया, जबकि वो जानते हैं कि उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा ये सब किया गया है। जाति जैसी कुप्रथा थोपी गई है और भी ना जाने ऐसी कितनी कुप्रथाएं हैं जो थोपी गई भारत में, जो सारी हिंदू व्यवस्था में ही नजर आती हैं। ये बड़ा दुख का विषय है। अच्छा, अब ऐसे बयान आ रहे हैं, कुछ महंतों की वीडियो वायरल हो रही हैं जो कह रहे हैं कि पूरे मौर्य समाज को मार काटने की बात कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे इसके बाद जो कल प्रकरण हुआ है, क्या माहौल और गर्माएगा या फिर इस पर सरकार को, प्रशासन को और सजग होने की ज़रूरत है? हाँ, आपने कहा मौर्य समाज को, हम एक चीज़ को ध्यान रखें, इतिहास को दोहराया जा रहा है। जब बृहदत्त मौर्य की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हत्या कर दी गई थी तो उस दौरान भारत बौद्ध में था, बौद्धों के कत्लेआम हुए। सम्राट बृहदत्त मौर्य के बाद मौर्य वंश को ख़त्म कर दिया गया। आज उसी वंश का एक अंश है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये ना भूलें कि वो सम्राट चंडास, जिसे चंडाल अशोक कहा गया था, ये उन्हीं के वंशज हैं। चंडाल किसने नाम दिया था अशोक? अशोक का चंडाल नाम इसलिए पड़ा था कि उन्होंने धरती पर सबसे ज़्यादा ब्लड बहाया, सबसे ज़्यादा युद्ध लड़े, सबसे ज़्यादा कत्लेआम किए थे उन लोगों के जो मानवता के विरोधी थे। वो तो कलिंग युद्ध में जाकर उन्होंने, कलिंग युद्ध के बाद अपने आप को परिवर्तित किया, उसके बाद वो सम्राट अशोक बने। तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे महंत हैं, पूजनीय महंत हैं, सम्मानजनक व्यक्ति हैं, वो उन्हें समाज में भाईचारा बनाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि उन्हें समाज को तोड़ने जैसी हरकतें करनी चाहिए। मेरा मानना ये है, चलो अगर मैं इनकी बात करता हूँ कि मौर्य समाज का कत्लेआम करेंगे, क्या मौर्य साधु नहीं होता? क्या ब्राह्मण ही साधु होता है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भारत के अंदर जो क्रिश्चियनिटी इतनी बड़ी प्रबलता हो गई, कहाँ से हुई है? हिंदू कम्युनिटी में से टूट के गए वो लोग। क्यों गए हैं? इन्हीं वजह से टूट के गए हैं कि आप अपने आप में श्रेष्ठ बने रहे और आपने लोगों को नीच और अछूत बनाकर रखा। आप इंसानों को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप आज भी 21वीं सदी जैसी जगह पर, समय पर, जो लोग चांद पर जा चुके हैं, अपनी दुनिया बसाने की शुरुआत कर रहे हैं, आप भारत में, इतने महान देश के अंदर जिसकी इतनी महान संस्कृति है, वहाँ पर कुप्रथाओं को आज भी ढो रहे हैं अपने सर पर लेकर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और दुनिया भर की भाषाओं के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आप अलगाववाद फैला रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार के जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, उन्हें एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। सभ्य समाज के अंदर ऐसे साधुओं की आवश्यकता नहीं है। आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां लगा रही हैं। कुछ कह रही हैं कि सपा जो है वो माहौल ख़राब करना चाह रही है और कुछ जो सपा के नेता हैं वो कह रहे हैं बीजेपी माहौल ख़राब करना चाह रही है। क्या लग रहा है आपको? मैं बता देता हूँ आपको, मेरा मुद्दा इन दोनों पार्टियों से डिफरेंट है। मेरा मुद्दा रोजगार का है, मेरा मुद्दा शिक्षा का है, मेरा मुद्दा चिकित्सा का है। मैं ना तो रामायण में फंसना चाहता हूँ, ना मैं भाजपा में फंसना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरे समाज, मेरे देश के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो आज पढ़ाई कर कर बेरोज़गारी में के दंदल में भटक रहे हैं और उन्हें ना तो रोज़गार मिल रहा है, रोज़गार ना मिलने के कारण वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस दंदल से वो कैसे निकलें, ये मेरा मुद्दा है तेजेंद्र जी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, समाजवादी से भी कहना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहता हूँ, जब अखिलेश भैया की सरकार थी तो शायद वो इन मुद्दों पर फोकस कर लेते। वो अपने आप को अगड़े बने रहे, तब तो श्रवण बने रहे अखिलेश यादव जी। लेकिन जब गौमूत्र से सचिवालय का शुद्धिकरण हुआ तब उन्हें होश आया कि मैं अगड़ा नहीं, मैं पिछड़ा हूँ। निवास का भी हुआ, उनके निवास का भी हुआ। उन्हें टोटी चोर जैसी उपाधियाँ दी गई और उन्होंने
जो भारत उत्तर प्रदेश में सरकार के दौरान जो उपाधियां दी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने अलग अलग उपाधियों से नवाजा था, वो लोग भी आज ट्विटर पे आज भी उन्हें टोटी चोर लिख रहे हैं। उस समय उन्हें अगड़ा और पिछड़े में अंतर समझ में नहीं आया था, जब उन्हें शूद्र और अछूत में अंतर नज़र नहीं आया था, सवर्ण में अछूत फर्क नज़र नहीं आया था। लेकिन आज जब सत्ता पर नहीं है, जब उन्हें मंदिर में जाने से रोका जाता है, तब उन्हें एहसास होता है कि हम पिछड़े हैं। आप पिछड़े नहीं हो। भारत में 85% पिछड़ों की जनसंख्या है, जिन्हें ओबीसी कहा जाता है, जिन्हें एससी कहा जाता है, जिन्हें एसटी कहा जाता है। तो क्या लग रहा है आपको कि पिछड़ावाद जो शुरू कर दिया है अब, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर यादव बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, वहीं से शुरुआत हुई थी, तो ये शूद्रवाद जो इन्होंने शुरू किया है, अब ये विकराल रूप लेगा और इसका जो फलसफा है वो बीजेपी पर हावी हो जाएगा? मैं बता दूं, ये बीजेपी की सत्ता में काबिज जो लोग हैं, जो बीजेपी की स्थापना कर कर बीजेपी को प्रबलता में लेकर आए हैं, जिन्होंने सत्ता प्राप्ति की है, ये वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने जातीय व्यवस्था को स्थापित किया, जिन्होंने शूद्र, अछूत और सवर्ण जैसी व्यवस्थाएं लागू की। क्योंकि मैंने अभी एक नाम लिया, बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त मौर्य से पहले जब सत्ता चलती थी, जब दुनिया चलती थी, भारत में वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन सम्राट बृहदत्त मौर्य के कत्ल के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जातीय व्यवस्था स्थापित की। उस समय सिर्फ एक ही 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ये 3 वर्ण आज भी वर्णों में ही हैं, लेकिन शूद्रों में 6443 जातियाँ, 743 जातियों का निर्माण कर कर इन्हें बिखेर दिया गया, जिसकी वजह से यादव जब सत्ता में आता है तो अपने आप को सवर्ण समझता है, जो जाट है वो अपने आप को सवर्ण समझता है, जो गुर्जर है वो अपने आप को सवर्ण समझता है, जो पाल गरड़िया है वो अपने आप को सवर्ण समझता है। लेकिन अगर आज अछूत कोई है भारत में, अगर कोई दीन दुखी है भारत के अंदर, तो सबसे ज़्यादा एक ही व्यक्ति को देखा जाता है, वो जाटव को देखा जाता है। जबकि मैं कहता हूँ भारत के अंदर अगर दुनिया की सबसे प्रोग्रेसिव समाज अगर कोई है तो वो जाटव समुदाय है। जाटवों ने जितनी जल्दी अपने आप को स्टेबल किया है, उतनी जल्दी तो ब्राह्मण भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाए। लेकिन कथाकथित कुछ नेता ऐसे हुए हैं हमारे जाटवों में, कुछ ऐसे नेता पैदा हो गए जिन्होंने दलित जैसे शब्द से जाटव कम्युनिटी को और वाल्मीकि कम्युनिटी को चिपका दिया। जबकि दलित शब्द की डेफिनेशन ये नहीं है। दलित शब्द का मतलब है दबा कुचला, ऐसा है कमजोर व्यक्ति। वो तो ब्राह्मण जाटव दलित नहीं? नहीं, वो जाटव दलित है ही नहीं। जाटव कैसे दलित हो सकता है? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं कि जाटवों ने बहुत सारे लोगों को भगा भगा के मारा। ऐसी खबर तो मीडिया नहीं चलाती हमारी, क्योंकि उससे युवा में जोश आएगा ना, दबंगाई पैदा होगी। मैंने आपसे कहा था, कई बार मैंने कहा है मीडिया बंधुओं से, अरे एक खबर हमारी ऐसी भी चलाओ ना कि एक वाल्मीकि ने अपर कास्ट को भगा भगा के मारा। आप ऐसी खबर क्यों चलाते हो कि एक सफाई कर्मचारी की बेटी को कपड़े फाड़ दिए चौराहे पर, या एक जाटव को भगा भगा के मारा, या एक जाटव को 5 लोगों ने नंगा करके उसे पेशाब पिला दिया? ऐसी खबर आप क्यों चलाते हो? ऐसी खबर चलाओ ना कि एक जाटव के दबंग लड़के ने एक अमुक जाति के व्यक्ति को मारा। तो ऐसी खबरें होती हैं? बिल्कुल होती हैं। आपको नहीं लगता ऐसी होती हैं? बहुत खबरें हैं, लेकिन कवर नहीं हो पाती। दबदबा बना रहता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था तो वही है ना, वो दबदबा बना रहता है। जब तक आप ऐसी खबरों को आप मानते हैं कि जाटवों ने जो है अपना सामाजिक परिवर्तन कर कर दलित एक समुदाय है उससे अपने आप को निकाल लिया है, बाहर निकाल? बिल्कुल कह सकते हैं आप। मैं दलित जैसे शब्दों से बड़ा खिलाफ रहता हूँ। बाबा साहब ने अपनी किसी भी बुक में दलित शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। बाबा साहब ने अछूत और सचूत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसे आज अखिलेश यादव अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, तो इनको बाबा साहब ने अपनी बुक में लिखा सचूत यानी टचेबल, और अछूत को लिखा है अनटचेबल। यानी कि मैं अगर बाबा साहब की भाषा से बात करूं तो मैं अनटचेबल हूं, शेड्यूल ट्राइब का, शेड्यूल कास्ट हूं मैं, और वर्ण व्यवस्था में व्यवस्था के हिसाब से बात करूं। लेकिन संविधान मेरी पहचान दे रहा है अनुसूचित जाति, संविधान ने मेरी पहचान दी अनुसूचित जाति की, तो मैं ऐसी हूँ। तो फिर तो ये भी गलत है कि जो शूद्रवाद की बात करते हैं, शूद्रवाद पर आते हैं, कहते हैं कि हम शूद्र हैं,
तो वो भी अगर संविधान के दायरे से देखा जाए तो वो भी गलत है, क्योंकि वहाँ भी जो परिभाषित किया गया है SC ST OBC किया गया है। हाँ हाँ, ये अगर हम संवैधानिक दायरे की बात करें तो ये गलत है। आप सब जब अपने आप को शूद्र बोलते हैं तो आप संविधान का अपमान कर रहे हो कि संविधान ने आपको शूद्र नहीं माना। शूद्र तो वर्ण व्यवस्था से, वर्ण व्यवस्था से आप चाहते हैं कि वही व्यवस्था में आप पड़े हुए हैं। मैं अखिलेश यादव की इस बात को कोट करता हूँ। दूसरी बात, ये बात उन्होंने क्यों कही, वो दुखी हैं अंदर से। मेरे बड़े भाई बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके साथ कई घटना ऐसी हो चुकी हैं, जैसे मकान खाली करते समय टोंटी चोर जैसी व्यवस्था लागू कर देना। ये मुझे भी बहुत धक्का लगा था, ये नहीं होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री पर टोंटी चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे आप, जब उस मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद जब वो होश में आए, तब होश में आए जब उनके सचिवालय को और उनके हाउस को गंगा जल से पवित्र किया गया। मैं कहता हूं, अगर अखिलेश यादव जी 12 से 17 की सरकार में अगर अपने आप को शूद्र समझ जाते तो मुझे लगता है कि जो पदोन्नति आरक्षण जो बैक हुआ था, ख़त्म हुआ था, ऐसी व्यवस्थाओं को बहुत जल्दी समझ जाते। और बहुत नुकसान ऐसे हुए थे, छोटे छोटे नुकसान हुए थे जब उनकी सरकार बनी थी। तो आपको ध्यान होगा, रामपुर में अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों में आग लगा दी गई थी। अगर वो सचेत हो जाते, पहले इन चीज़ों को जान जाते, तो जो दुख मेरे सीने के अंदर है शायद वो नहीं होता। और मैं इस बात को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ स्वयं प्रसाद मौर्य जी को, कि स्वयं प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव जी के पास पहुँचे और उन्हें जाकर शूद्र होने का एहसास कराया। मैं इसका श्रेय स्वयं प्रसाद मौर्य जी को देता हूँ। मैं उन्हें एक बड़े लीडर के रूप में देखता हूँ। तो आज तो अखिलेश यादव स्वयं प्रसाद मौर्य के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं, चाहे दबे पांव ही सही, लेकिन उन्हें पार्टी में जो अपर कास्ट नेता हैं उनका भी विरोध झेलना पड़ रहा है। फिलहाल क्या लगता है आपको कि वाकई जो OBC के जो नेता हैं उनमें और OBC समाज में एक बदलाव आ रहा है आज के माहौल को देखते हुए? हाँ, बदलाव है, बदलाव है। लेकिन एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, जो बदलाव आज है, अगर इस बदलाव को आप ज़मीनी स्तर पर ना लेके गए तो ये बदलाव सत्ता हासिल करने के बाद ख़त्म हो जाएगा। आप फिर सवर्ण बन जाएंगे। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपको OBC का जो तमगा मिला हुआ है, जो मंडल कमीशन को लागू करवाया काशीराम साहब ने, जो OBC वर्ग के, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो 27% का प्रतिनिधित्व मिलता है, वो काशीराम साहब की देन है। और काशीराम साहब को आप नेता के रूप में स्वीकार कर लें जितना जल्दी, और उनको फॉलो कर लें उतना जल्दी, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से राजनीति में प्रबल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के जो पुराने जो सत्ता के दौरान, कार्यकाल के दौरान जो चीज़ें रही हैं, चाहे लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण का बिल फड़वा देना हो, तमाम उन महापुरुषों के नाम पर जो जिलों का निर्माण मतलब किया गया था बसपा सरकार के दौरान, उनके नाम बदल देना, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं फेस करते रहे हैं और उस छवि को जो है बदलने में समय लगेगा कहीं अखिलेश को। ये अज्ञानता थी उस समय, इन्हें बहुत बड़ी अज्ञानता थी उस समय, इन्हें समझाने वाला शायद कोई ना रहा होगा। और स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे कैडराइज व्यक्ति के संपर्क में वो नहीं आए थे, और अब आए हैं तो हमें बदलाव देखने को मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बदलाव ताउम्र उनके अंदर समावेश हो जाएगा, और वो इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, और उस स्थिति तक लड़ेंगे कि जो धन धरती की लड़ाई है, जो बंटवारे की लड़ाई है। एक नारा था जगदेव प्रसाद जी का, मैं भूल गया थोड़ा सा, 100 में 90 हमारा है, 100 में 10 तुम्हारा है, 90 भाग हमारा, कुछ इस तरीके से था वो। तो इस चीज़ को जब तक वो नहीं समझेंगे तो इसमें काम करने में उन्हें आसानी होगी, समझ जाएंगे तो आसानी होगी। ठीक, ये मेरा कहना है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।